नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अर्था स्कॉलर के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम सुपर सेवर के सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम यूजीसी नेट के एक और बहुत फेवरेट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में बेसिकली तीन ब्रांचेस हैं। एक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जहां से हर बार सवाल पूछा जा रहा है, आज हम इस ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है पेरिटो ऑप्टिमलिटी। तो आज के इस सेशन में हम पेरिटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑर्डर को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो बिना देरी किए आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस होते हैं। एक तो पॉजिटिव ब्रांच होता है, एक नॉर्मेटिव ब्रांच होता है। पॉजिटिव ब्रांच होता है जो बेसिकली बात करता है कि क्या चीजें चल रही हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। तो जो वाकई में चल रही होती हैं, उसके बारे में जो इकोनॉमिस्ट की एक आइडियोलॉजी बात करती है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है। जैसे कि अगर गेहूं का प्राइस बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन है। तो जब इस तरीके की बात की जाती है तो इसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरी तरफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होते हैं, ये बेसिकली बात करते हैं व्हाट टू बी, क्या होना चाहिए। ये बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, क्या है ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करते हैं कि व्हाट इज, ठीक है। और वह क्या होना चाहिए, ये जिसके बारे में बात करते हैं, उसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो जो हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एक पार्ट होगा। ये डील करेगा कैजुअल रिलेशनशिप और कॉज एंड इफेक्ट को बताएगा। लेकिन बेसिकली वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी क्या होगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तरह जजमेंटल होगा। ये बताएगा कि क्या होना चाहिए, किस तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए। ये व्हाट टू बी पे बेसिकली पूरा हमारा डिस्कशन रहने वाला है। आगे ये आपको और डिटेल में समझ में आएगा। तो देखिए, प्रोफेसर ग्राफ ने सोशल वेलफेयर को तीन अलग अलग इकोनॉमिस्ट के थ्रू बांटा है। एक तो पेटर्नलिस्ट है, जिनका ये मानना है कि इंडिविजुअल वेलफेयर कुछ भी नहीं होता है। क्या इन्होंने स्टेट को सेंटर पे रखा है। इस थ्योरी के बारे में हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स का सीरीज कंटिन्यू करेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इन्होंने बेसिकली सोशल के सोसाइटी के वेलफेयर को प्राइमरी पे रखा है। ये पैटर्नलिस्ट का है, इसको हम कभी डिस्कस करेंगे। दूसरा आप वी पेरिटो का है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनका ये मानना है कि मान लेते हैं ए और बी दो लोग हैं। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट के बाद अगर ए को वेलफेयर करना है तो बी को नुकसान करना ही पड़ेगा, यानी ए का बेटर ऑफ करना है तो बी का वर्स ऑफ करना ही पड़ेगा। इस तरीके के कंडीशन के बारे में भी पेरिटो ने बात किया, और इसी कंडीशन को पेरिटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन कहा जाता है, जो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरा जो एक और थ्योरी है जिसको प्रोपाउंड किया गया है बार्गेसन और सैमुअल्सन के द्वारा, ये थ्योरी बहुत ही फेमस थ्योरी है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। फेमस इसलिए है कि इनकी थ्योरी में जो इंटरपर्सनल कंपैरिजन है उसको इंक्लूड किया गया है, इसलिए ये थ्योरी बाकी थ्योरी से अलग हो जाती है। तो आज जो हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स के जिस पार्ट को डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा पेरिटो ऑप्टिमलिटी। तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए, आज हम पेरिटो ऑप्टिमलिटी के सारे कंडीशन को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो थ्योरी दिया गया है, एक वी पेरिटो करके व्यक्ति हैं, उन्होंने इस थ्योरी को दिया है। इन्होंने अपनी थ्योरी में कार्डिनल अप्रोच को नहीं लिया है, कार्डिनल अप्रोच को रिजेक्ट किया। आपको पता होगा कि दो तरीके की अप्रोच होते हैं, एक कार्डिनल अप्रोच होता है, एक ऑर्डिनल अप्रोच होता है। कार्डिनल जो कि मार्क्स ने दिया था, जहां हम यूटिलिटी को न्यूमेरिक नंबर में मेजर कर सकते थे, जबकि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है इसको हिग्स ने दिया है, जहां हम यूटिलिटी को ऑर्डर में मिक्स करते हैं। तो यहाँ ऑर्डिनल यूटिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलेंगे। इनका वेलफेयर फंक्शन जो होगा वो ऑर्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड होगा, ना कि कार्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड। ये बेसिकली अपने थ्योरी में बताते हैं कि जो सोसाइटी है वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाती है जिस पॉइंट को हम पेरेटो ऑप्टिमलिटी कहते हैं, जहां अगर हमें किसी का बेटर ऑफ करना है तो किसी दूसरे का वर्स ऑफ करना ही पड़ता है। उस पॉइंट को पेरेटो ऑप्टिमलिटी कहा जाता है।
बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक पेरिटो ऑप्टिमलिटी होता है, एक पेरिटो इम्प्रूवमेंट होता है। खैर आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। पेरिटो ऑप्टिमलिटी वो कंडीशन होती है जहां किसी पर्सन का बेटर ऑफ करने के लिए किसी दूसरे पर्सन का वर्स ऑफ करना पड़ता है। जबकि पेरिटो इम्प्रूवमेंट क्या होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पेरिटो इम्प्रूवमेंट बेसिकली इस पॉइंट के बारे में बात करता है जहां हम एक का बेटर ऑफ कर सकते हैं बिना किसी का वर्स ऑफ किए। तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है जो हमें देखना है। ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर में हम तीन कंडीशन के बारे में बात करेंगे। पहला कंडीशन है जहां हम इफिशिएंसी इन एक्सचेंज में बात करेंगे। ये कंज्यूमर की इफिशिएंसी के बारे में बात की जाएगी। इसको फर्स्ट ऑर्डर में रखा गया है। ठीक है। दूसरा है हमारा इफिशियंसी इन प्रोडक्ट। तो दूसरा जो हम बात करेंगे वो इफिशियंसी इन प्रोडक्ट में बात करेंगे। और तीसरा प्रोडक्ट मिक्स के बारे में बात करेंगे। यही तीन कंडीशन है जो आपके पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इस कंडीशन को ध्यान से देखना है और इसको समझना है। ठीक है। तो फर्स्ट इफिशियंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एमंग कंज्यूमर यानी इफिशियंसी ऑफ एक्सचेंज इन कंज्यूमर की बात करें तो इसके लिए क्या कंडीशन रखा गया है, मैं डायरेक्ट कंडीशन पे आता हूं। ठीक है। तो देखिए पहला कंडीशन रखा गया है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है दो गुड्स के लिए एक्स वाई। ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन है ये आपको पता है क्या होता है, ये बेसिकली मैं आपको बता दूं क्या होता है। तो ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है जो ऑरिजिन से कन्वेक्स होता है, इसके स्लोप को क्या बोला जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब हमारी ये ये हमारा बजट लाइन है जिसका स्लोप क्या होता है पी एक्स अपॉन पी वाई। तो हमारा बजट लाइन जब इंटरसेक्ट करता है हमारे इंडिफरेंस कर्व को, वहां कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम में होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या बताता है, जहां मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन टू गुड्स के लिए किसी भी कंज्यूमर के लिए वो अगर इक्वल है और प्लस वो बजट लाइन के इक्वल है, पी एक्स अपॉन पी वाई के इक्वल है। तो ये हमारी पहली कंडीशन होती है जहां कंज्यूमर जो है वो इफिशियंसी को अचीव करता है। ठीक है। ये पहली कंडीशन होती है। इसको आइए ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है। आइए ग्राफ के थ्रू मैं इसको समझा देता हूँ। ये आप ग्राफ देख रहे हैं। ग्राफ को पहले ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि इधर हमने कंज्यूमर ए को लिया है, इधर हमने कंज्यूमर बी को लिया है। ये जो कर्व आप रेड कलर का कर्व देख रहे हैं, ये जो कर्व बना हुआ है ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे कंज्यूमर ए का जो यूटिलिटी है वो हायर हो जा रहा है। नॉर्मल हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे हमारा इंडिफरेंस कर्व ऊपर की ओर जाता है कंज्यूमर जो है वो हायर यूटिलिटी की तरफ शिफ्ट होता चला जाता है। तो रेड वाला जो इंडिफरेंस कर्व दिख रहा है वो किसका है, वो कंज्यूमर ए का है। जबकि जो बी वाला है यानी जब हम इधर की ओर चल रहे हैं, ये जो आप उल्टा देख रहे हैं ब्लू कलर का इंडिफरेंस कर्व, ये इंडिफरेंस कर्व किसका है, ये कंज्यूमर बी का है। तो कंज्यूमर बी के लिए जब हम इधर आएंगे तो उसकी यूटिलिटी क्या है, बढ़ेगी। और कंज्यूमर ए के लिए जब हम इधर जाएंगे तो उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी। अब जहां दोनों की यूटिलिटी के जहां दोनों मिला दिया जाता है जिस कर्व से, उस कर्व को हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहते हैं। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, इस कर्व को हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहते हैं। ठीक है। अब देखिए आपसे सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा, अगर ग्राफिकल मेथड से पूछा जाएगा। ठीक है। पॉइंट के जो है, इस पॉइंट के को हमें बेसिकली समझना है। मान लेते हैं कि कोई कंज्यूमर पॉइंट के पे है, इस पॉइंट पे है। ठीक है। तो अगर पॉइंट के से हम एस की तरफ आ जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये बी का क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। ये जो ब्लू वाली लाइन में दिखा रहा हूं, ये ब्लू लाइन जो है वो के का इंडिफरेंस कर्व है। यानी अगर कंज्यूमर के से एस पॉइंट पे आ जाएगा तो जो कंज्यूमर बी है वो अपने सेम इंडिफरेंस कर्व है, उसकी यूटिलिटी क्या होगी, उसकी यूटिलिटी कम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे है। अगर हम यहां भी आ जाते हैं के से तो, लेकिन आर जो भी यहां था उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, एस पे जाने पे। मैं इधर लिख के बता दे रहा हूं कि अगर हम के से एस पे जाते हैं तो हमारी जो यूटिलिटी बी की यूटिलिटी है वो यूटिलिटी सेम रहेगी क्योंकि वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे है। लेकिन जब हम के से एस पे जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि आर वाला जो बेसिकली हमारा ओ का यूटिलिटी कर्व था, वो यूटिलिटी कर्व क्या हो जा रहा है, हायर पे शिफ्ट हो जा रहा है। तो यहाँ ए की यूटिलिटी जो है वो बढ़ जा रही है, ए की यूटिलिटी जो है वो क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। इसका मतलब ये जो
के पॉइंट है के से जब हम एस पे जा रहे हैं या हम के से आर पे जाएंगे। मैं आर बता दे रहा हूं, अगर के से अगर हम आर पे जाएं या के से हम एस पे जाएं, दोनों केस में क्या होगा कि एक कंज्यूमर का क्या होगा, बेटर ऑफ होगा, लेकिन दूसरे कंज्यूमर का क्या होगा, वर्स ऑफ नहीं होगा। तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये कंडीशन जो है वो किस कंडीशन के बारे में बात कर रही है। ये पेरिटो इंप्रूवमेंट है या पेरिटो ऑप्टिमिलिटी है? तो बेसिकली ये क्या है, ये पेरिटो ऑप्टिमिलिटी के कंडीशन को दिखा रहा है, जहां हम किसी एक कंज्यूमर का बेटर ऑफ कर सकते हैं बिना किसी को वर्स ऑफ किए। जबकि ये जो सारे पॉइंट है पी क्यू आर एस, ये किस पॉइंट को दिखा रहे हैं, ये पेरिटो ऑप्टिमिलिटी को दिखा रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर बनाया गया है ये पेरिटो ऑप्टिमिलिटी के सारे पॉइंट को जोड़ते हुए बनाया गया है। जबकि के से किस तरीके का चेंज हो रहा है, इस बात को आपको ख्याल में रखना है। मैंने उसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया है, जब हम के से एस पे जा रहे हैं तब रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो एक का बेटर ऑफ हो रहा है लेकिन दूसरे का वर्स ऑफ नहीं हो रहा है। उसी चीज को मैंने यहाँ लिख के दिखाया है। आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया है डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट कब क्या है, हमने दिखाया कि जब हम सारे ऑप्टिमल पॉइंट को मिला दे रहे हैं, तो जो उसके लोकस को मिला दे रहे हैं, तो जो हमारा कर्व निकल के आ रहा है उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहते हैं। तो ये था इफिशियंसी इन एक्सचेंज कंज्यूमर को लेकर के। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्ट को लेकर के, जो कि प्रोड्यूसर को लेकर के होगा। तो जनरली आपको पता होगा कि प्रोड्यूसर जो है किस किस केस में वो इक्विलिब्रियम में रहता है, जब हमारा आइसो कॉस्ट कर्व क्या होता है, ये हमारा आइसो रेवेन्यू कर्व है, ये हमारा आइसो कॉस्ट कर्व है। तब जब हमारा आइसो कॉस्ट कर्व जो है वो इक्वल टू हो जाता है आइसो रेवेन्यू कर्व के, तो हमारा कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। जैसे हमने देखा था कि जो आई इंडिफरेंस कर्व था उसका स्लोप क्या था, एमआरएस था। तो यहाँ आइसो कॉस्ट का जो स्लोप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमआरटी बोलते हैं। ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोला जाता है, एमआरटी इसको बोला जाता है। तब जब एमआरटी हमारा किसके इक्वल हो जाता है, ये हमारे आइसो रेवेन्यू कर्व के इक्वल हो जाता है, वहां जो कंज्यूमर होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो यहाँ बेसिकली सेम तरीके से हमें देखना है कि ये हमारा एमआरटी किसी गुड्स के लिए, ये हमारा एमआरटी है किसी भी गुड्स के लिए हो सकता है। ये फर्म ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये किसके इक्वल हो जाए, तो हमने देखा वहां चाहे इसको आप पी एक्स बाई पी वाई कह सकते हैं, या इसको आप एमपीएल अपान एमपीके भी कह सकते हैं, पी एक्स अपान पी वाई भी कह सकते हैं। जैसे आप लिखना चाहे उसको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये दूसरी कंडीशन हमारी है। इसको समझने के लिए हम सेम तरीके का ग्राफ लेके आए हैं आपके लिए, कि इधर हमारा लेबर है, इधर कैपिटल है, जैसे अभी हम एक्स गुड और वाई गुड्स की बात कर रहे थे। यहाँ हमारा एक फर्म है, यहाँ हमारा बी फर्म है। इस जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ेंगे, इसका क्या नाम है, ये ज्यादा इफिशियंसी की ओर जाएगा। जब हम इधर आएंगे तो सेम तरीके से इसको भी समझना है कि ये जो सारे पॉइंट है ये पेरिटो ऑप्टिमिलिटी को दिखाएंगे। एक ही बात मैं दोहरा नहीं रहा हूं। पॉइंट के से पॉइंट आर पे अगर आएंगे तो सेम जैसे अभी हमने बात किया था वही कंडीशन होगा कि जब हम के से एस पे जा रहे हैं तो ए का बेटर ऑफ हो जा रहा है लेकिन बी का वर्स ऑफ नहीं हो रहा है। उसी प्रकार अगर हम के से आर पे आ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा जो कर्व बना हुआ है ये ए का हमारा सेम यूटिलिटी कर्व है, लेकिन बी क्या हो जा रहा है, बी दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट हो जा रहा है। इसका मतलब बी का बेटर ऑफ हो जा रहा है। तो ये हमारा सेकेंड कंडीशन है। ठीक है, जो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये सारी चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है कि के से एस पे जाने पे क्या हो रहा है, एस से आर पे जाने पे क्या हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट कर्व सेम एक्सप्लेनेशन है इसका, इसलिए मैं इसको दोहरा नहीं रहा। ठीक है। अब तीसरा एक और जो इम्पोर्टेंट है, यानी जब दोनों कंज्यूमर और प्रोड्यूसर साथ में इफिशियंसी को अचीव करते हैं तो उसको बोला जाता है इफिशियंसी इन द प्रोडक्ट मिक्स और कंपोजिशन ऑफ आउटपुट के नाम से जाना जाता है। यहाँ क्या होता है कि एक परफेक्ट कंपटीशन का सिचुएशन होती है, जहां हमारे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों क्या है, साइमल्टेनियसली इफिशियंसी को अचीव करते हैं, कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों में। तो यहाँ हमारा क्या होता है, एमआरएच जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, ये एमआरटी के इक्वल हो जाता है। और वहां पे बेसिकली क्या होता है,
इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो ये किस तरीके का इक्विलिब्रियम होता है, ये मैंने आपको बताया कि तीन केसेस होते हैं। तीनों केस आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तीनों केस बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ मैंने वो कंडीशन दिखा दी है कि ये इक्विलिब्रियम में कब आएंगे, जब हमारा एमआरएस जो होता है वो पी एक्स पी वाई के इक्वल होता है, तब आपको पता होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। जब एमआरटी हमारा इक्वल होता है किसके, पी एक्स पी वाई, इसको आप एमपीएल अपन एमपीके कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तब हमारा प्रोडक्ट जो है वो एफिशिएंसी को अचीव करता है। इसीलिए जब हमारा एमआरएस जो होगा, यानी वो दोनों कर्व अगर एक हो जाएंगे तो क्या होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। ग्राफिकल मेथड से आप बहुत आसानी से इस चीज को समझ जाएंगे। ठीक है, ये जो कर्व आप देख रहे हैं इसको एम आई टीपी बोला जाता है, इसके स्लोप को एम आई टीपी बोला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जहां पे ये कर्व हमारा, ये जो आप देख रहे हैं इसको टेंजेंट कर रहा है, ये पॉइंट हमारा दिखा रहा है कि इस पॉइंट पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो है वो दोनों इक्विलिब्रियम में है। बेसिकली अगर इसको आप ऐसे भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं कंज्यूमर के लिए कि ये एक उसका कॉन्ट्रैक्ट कर्व है। ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट कर्व दिखा सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग ये स्लोप जो है, ये इस स्लोप के इक्वल आपको बनाना पड़ेगा। तो आप इस कंडीशन को देख सकते हैं कि ये अगर मान लेते हैं कंज्यूमर का है, तो कंज्यूमर कहाँ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में है, जहां एमआरएस जो है एक्स वाई प्लस ये, इसके स्लोप को हम एमआरटी कहते हैं। एमआरटी जो है एक्स वाई, ये किसके इक्वल टू है, ये एमआरटीपी के इक्वल टू है। इस वाले पॉइंट पे बेसिकली क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम होता है। तो आप ग्राफिकल मेथड से भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो अभी तीन केसेस हमने आपसे बात किया, कंज्यूमर प्रोड्यूसर और प्रोडक्ट मिक्स को लेकर के, इस तीनों कंडीशन से ही आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इस तीनों कंडीशन को फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कहा जाता है। परेटो ऑप्टिमलिटी में इसको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कहा जाता है। जबकि सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन बेसिकली बताता है कि जो हमारा यूटिलिटी फ्रंटियर कर्व है, ये ओरिजिन से ओरिजिन से कॉन्वेक्स नहीं होना चाहिए, ये कॉनकेव होना चाहिए। अगर ये कॉनकेव नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि हम किसी एक कंज्यूमर का बेटर ऑफ कर सकते हैं बिना दूसरे का वर्स ऑफ किए, बिना दूसरे का वर्स ऑफ किए। तो ये कंडीशन जो है फिर से पेरेटो ऑप्टिमलिटी को दिखाने लगेगा। तो इसलिए हमारा सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जो है वो ये कहता है कि हमारा यूटिलिटी फ्रंटियर कर्व जो होगा वो ओरिजिन से कन्वेक्स नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, कॉनकेव होना चाहिए। तो ये बेसिकली इसका मेन कॉन्सेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, और लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जो इकोनॉमिक्स के फील्ड से हैं या जो स्पेशली यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे जो आप आसानी से समझ सकते हैं। ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस कॉन्सेप्ट को सीखा होगा, समझा होगा